अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही दिलचस्प और डरावनी कहानी, जिन वाला घर। मेरा कुड़ी नाल मेल करा दे ते रब्बा तेरा की जाएगा, साडा छड़ियाँ दा व्याह करा दे ते रब्बा तेरा की जाएगा। गुसल खाने से गुलजार की भद्दी आवाज़ लगातार तेज़ होती जा रही थी। कुछ देर तक तो अमन बर्दाश्त करता रहा, फिर एकदम फट पड़ा। अबे ओ कुड़ी के आशिक, अब अगर तेरी रागनी बजी तो 100 जूते गिन कर मारूंगा तेरे सर पर। सुबह ही सुबह दिमाग ख़राब करके रख दिया है तूने। आज उसकी नाश्ता तैयार करने की बारी थी और उसे खाना बनाने का काम न सिर्फ बहुत बुरा लगता था, बल्कि वो इसे बड़े बेमन से करता था। एक तो उसका मूड पहले ही बिगड़ा हुआ था, ऊपर से गुलजार की भद्दी फटी हुई आवाज़ ने उसे और तपा दिया था। उसकी डांट का कुछ तो असर हुआ था। उसके बाद गुलजार ने खामोशी से नहाना शुरू कर दिया। वो दोनों अपने गांव से एक साथ मजदूरी करने शहर में आए थे। पहल तो उन्हें सड़कों और फुटपाथों पर सोना पड़ा। फिर जब छोटी मोटी नौकरी मिली तो उन्होंने किराए के इस डरबे नुमा फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया। इसमें सिर्फ एक कमरा था और एक छोटा सा गुसल खाना। कमरे के आगे छोटा सा सहन था, जिसके एक कोने में चूल्हा और कुछ बर्तन पड़े थे। उनकी कमाई और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें ये जगह सही लगती थी। गुलजार उसके तौलिए से सर रगड़ता बाहर निकल आया। क्या बात है लाले, सुबह ही सुबह डांट पिला दी। क्या पता कि मेरी दुआ कबूल हो ही जाती तो मेरे साथ साथ तेरा भी भला हो जाता और तुझे ये काम भी ना करने पड़ते जो अब कर रहा है। अमन ने घूर कर उसे देखा। वो ठिठाई से हंस पड़ा। अच्छा, ज़्यादा गुस्सा मत दिखा, ला चाय दे, बल्कि कड़वा कहवा, दूध तो होगा ही नहीं, और पराठों की जगह तूने जली हुई रोटियों को घी में तर कर दिया होगा। अब अगर तूने अपनी ज़बान हिलाई तो मैं कुत्ती से खींच लूँगा। अगर इतना ही बुरा लगता है मेरा बनाया हुआ नाश्ता तो खुद तैयार कर लिया कर। खुद तो जैसे तू किसी 5 स्टार होटल का शेफ है ना। अमन के चले भुने अंदाज पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा और फिर बोला, चल ठीक है, ऐसा कर ले तो कपड़े बर्तन धोया कर और सौदा लाया कर, और मैं तेरी बीवी बनकर हांडी रोटी कर दूंगा। अमन ने जल्दी से कहा, कपड़े बर्तन भी बीवी ही धोती है, सिर्फ सौदा शौहर लाता है। दोनों हंसने लगे। इस तरह की नोक-झोंक रोज का मामूल थी। नाश्ते से फ्री होकर दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। अमन एक होजरी यानी बनियान की फैक्ट्री में काम करता था, जबकि गुलजार जूते बनाने वाली फैक्ट्री में वर्कर था। शाम को जब अमन घर लौटा तो ये देखकर उसके अवसान खता हो गए कि सहन में चूल्हे के पास एक औरत बैठी हुई थी। आहट पर उसने पीछे मुड़ कर देखा। अमन की आंखें चौंधिया सी गई। वो औरत नहीं बल्कि 20-22 साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। अमन अपनी जगह जमा खड़ा रह गया। लड़की उसे देखते हुए उठी और इकलौते कमरे के अंदर चली गई। अमन को हैरत की जगह परेशानी ने घेर लिया। 2 कुंवारे लड़कों के मकान में एक लड़की की मौजूदगी उनके लिए कैसे कैसे इम्तिहान खड़े कर सकती थी। अमन ने झुरझुरी सी ली। मोहल्ले वाले सब शरीफ लोग थे। वो तो जूते मार कर हमें अभी निकाल देंगे। आखिर ये लड़की आई कहाँ से है? वो बड़बड़ाता हुआ पलटकर घर से बाहर निकल खड़ा हो गया। उसने बाहर खड़े खड़े अंदर झांक कर देखा। कमरे का दरवाज़ा जबकि गुसल खाने का भी खुला हुआ था। उसने वहीं खड़े खड़े गुलजार को ऊंची आवाज़ से पुकारा, मगर कोई जवाब न पाकर खामोश हो गया। क्या बात है, अपना ही घर है, चोरों की तरह क्यों झांक रहे हो? अपने पीछे गुलजार की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ा। गुलजार ने हाथ में सौदा सल्फ वाले 2-3 चॉपर पकड़े हुए थे। अमन ने उसे नज़रअंदाज करके तेज़ लहजे में पूछा, अंदर जो लड़की है वो कौन है? गुलजार ने एक नज़र उसे देखकर बेनियाजी से कहा, अबे होगी कौन, तेरी भाभी है, चल जल्दी से अंदर आ जा।
मैं बाजार से खाना लाया हूँ, ठंडा ना हो जाए। अमन अरे अरे करता रह गया, मगर गुलजार तेजी से घर में घुस गया। झिझकते हुए वो भी अंदर आ गया। बहुत से सवालों ने दिमाग में उधम मचाया हुआ था। आखिर गुलजार जैसे मामूली शक्ल सूरत वाले गरीब नौजवान को इतनी खूबसूरत लड़की मिल कैसे गई और कहाँ से? फिर अचानक शादी जिसमें अमन तक शरीक नहीं था। मगर इन सब सवालों के जवाब देने के लिए गुलजार वहाँ मौजूद नहीं था। वो अंदर कमरे में जा चुका था। अमन सहन में हैरान खड़ा था कि अब वो किधर जाए कि कमरे से गुलजार की डांट सुनाई दी। अबे ओ खामड़, अंदर क्यों नहीं आ जाता? क्या खाना ठंडा करवाएगा? झिझकते हुए अमन ने कमरे में कदम रखा। गुलजार अपनी चारपाई पर बैठा हुआ था। अमन ने बेयकीनी से इधर उधर देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। उसमें कोई लड़की नहीं थी और कमरे में कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां वो छुप सकती। उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर गुलजार हैरान हो गया। खाना वहीं छोड़कर वो उठकर अमन के करीब आ गया। क्या बात है, तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? अमन ने लड़खड़ाते लहजे में कहा। लड़की लड़की, जवाबन गुलजार ने डांट पिला दी। अबे क्या लड़की लड़की लगा रखी है? जब मैं दुआ मांगता था कि हमारा ब्याह हो जाए तब तुझे बुरा लगता था। अब लड़की लड़की किए जा रहा है। आराम से रोटी खा। इस वक्त खाली पेट को लड़की की नहीं, रोटी की जरूरत है। अमन समझ गया कि गुलजार उसकी बात समझ नहीं सका है। उसने संभल कर पूछा, तुम अभी दरवाजे पर किसका जिक्र कर रहे थे? गुलजार ने जोरदार कहकहा लगाया, फिर एक थप उसके कंधे पर मारकर बोला, अबे बेवकूफ, तूने कहा कि अंदर कोई लड़की है। मैं समझ गया कि तू मजाक कर रहा है, इसलिए कह दिया तेरी भाभी है। और किसकी बात कर रही थी? अमन ने सरगोशियाना लहजे में कहा, नहीं गुलजार, मैं मजाक नहीं कर रहा था। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो एक लड़की चूल्हे के पास बैठी थी। उसने मुड़कर मुझे देखा और उठकर अंदर कमरे में आ गई। मैं इसीलिए बाहर खड़ा था। वो कमरे से नहीं निकली थी और अब कमरे में भी नहीं है। लेकिन बजाय इसके गुलजार संजीदा होता, उस पर हंसी का दौरा पड़ गया। उसने अमन का बहुत मजाक उड़ाया और फिर खाना खाने बैठ गया। अमन ने भी ठंडा खाना बेमन से खाया और गुलजार को यकीन दिलाने की कोशिश रद्द करके खामोशी से अपने बिस्तर में लेट गया। लेकिन वो इस बात को झुठला नहीं सकता था कि उसने सहन में लड़की पूरे होशो हवास में देखी थी। उसे अपनी मरी हुई माँ का कहना याद आ गया, बेटा खाली घरों और वीरान जगहों पर जिन जिन्नात भूत प्रेत का बसेरा होता है, उनका घर भी सारा दिन खाली रहता था। और क्या मालूम इसमें ये जिन्नात उनके आने से पहले ही रहते रहे हों। ये सोचकर उसे झुरझुरी सी आ गई कि इस घर में पिछले 15 दिनों से वो जिन्नात के साथ रह रहे थे। अजीब अजीब बातें सोचते सोचते वो आखिरकार सो गया। आधी रात के वक्त उसकी आंख खुल गई। करवट बदलकर उसने सोने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कोई बिस्तर पर मौजूद था। उसके बदन के रोंगटे खड़े हो गए। गैर महसूस अंदाज में खिसक कर वो थोड़ा परे हट गया। उसके होश उड़ चुके थे। अमन के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो उठकर भाग जाए, मगर उसके हाथ पांव ने उसका साथ नहीं दिया। उसका दिल रुक रुक कर धड़क रहा था। किसी की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर वो महसूस कर रहा था। अमन की आंखों में उस हसीन लड़की का सरापा घूम गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि रात के इस पहर वो जिन लड़की उसके बिस्तर में क्या कर रही है। उसी वक्त खर्राटों की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। अमजद को ये जानने में जरा देर न लगी कि उसके बिस्तर में जिन लड़की नहीं बल्कि बजाते खुद जिन मौजूद था, क्योंकि उसके बराबर से उभरने वाले खर्राटे लड़की के नहीं बल्कि मर्दाना थे। एक जिन की अपने बिस्तर पर मौजूदगी का एहसास इतना दहशत अंगेज था कि वो उछलकर बिस्तर से निकल गया। अगले ही लम्हे उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर बल्ब जला दिया। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई कि जिन की दहकती हुई आंखें खुली थीं और वो अमन को ही देख रहा था। अमन ने उसके चेहरे से नजरें हटाईं तो उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसकी नजरें जिन की टांगों पर पड़ गई थीं।
اس کی टांगें इतनी लंबी थीं कि चारपाई से नीचे एक ढेर की सूरत में पड़ी थीं और ढेर धीरे धीरे हरकत कर रहा था, हिल रहा था। अमन की चीख सुनकर गुलजार उठ गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो तेजी से बिस्तर से उतरकर थर थर कांपते अमन के पास आया, लेकिन अमन कोई जवाब देने के बजाय गिर कर बेहोश हो गया। गुलजार परेशान था। बहरहाल उसने ग्लास में पानी लाकर उसे होश दिलाया। होश में आते ही अमन गुलजार से लिपट गया। गुलजार, तेरे सर की कसम, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बिस्तर में लंबी टांगों वाला एक जिन था। गुलजार ने एक लंबी सांस ली, फिर दिलासा देते हुए बोला, मैं मानता हूँ कि जिनों का वजूद होता है। हो सकता है तुझे वाकई किसी जिन ने परेशान किया हो। अब आराम से सो जा, सुबह किसी मौलवी से मिल लेंगे। मगर अमन अकेला अपने बिस्तर में सोने से साफ मना कर रहा था। गुलजार ने उसे अपने साथ लिटा लिया। गुलजार तो कुछ ही देर बाद फिर से सो गया, मगर अमजद ने पूरी रात जागते हुए गुजार दी। अगली सुबह वो दोनों काम पर जाने के बजाय एक बड़ी मस्जिद के इमाम साहब के पास चले गए, जो उनके मोहल्ले से काफ़ी फासले पर थी। गुलजार ने उनसे अपना मसला बयान किया तो वो बोले, कहीं तुम इकबाल गजर के घर में किराए पर तो नहीं रह रहे? दोनों हैरान हो गए। अमन ने जल्दी से कहा, जी जी मौलवी साहब, हम उसी मकान में रह रहे हैं, अभी 15-16 दिन पहले ही किराए पर लिया है। मौलवी साहब ने यूं सर हिलाया जैसे सारी बात समझ गए हों, फिर बोले, देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस मकान में जिन्नात हैं। उसी वजह से कोई भी किराएदार उस घर में नहीं टिकता, और शायद तुम दोनों ने ध्यान न दिया, इसी वजह से उस घर का किराया भी बहुत कम है। बहरहाल इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम हौसला रखो, मैं तुम्हें तावीज़ दूंगा, वो जिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर तुम रोज़ाना दम किया हुआ पानी घर में छिड़का करना, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही जिन घर छोड़कर भाग जाएंगे। अमन काफ़ी डरा हुआ था। मौलवी साहब की बातों से उसे कुछ ठारस तो बंधी थी, मगर वो पूरी तरह से पुरसकून नहीं था। मौलवी साहब के दिए हुए तावीज़ और एक बोतल में पानी लेकर वो दोनों वापस लौट आए। तावीज़ डोरियों में डालकर उसी वक्त गले में पहन लिए। फिर गुलजार उठकर घर में छींटे मारने लगा। अमन अभी तक डरा हुआ था। वो इधर उधर यूं देखता जैसे अभी किसी तरफ से कोई उस पर हमला कर देगा। दिन तो खैरियत से गुजर गया, लेकिन जब रात को सोने का वक्त आया तो अमन ने फिर अपने बिस्तर में सोने से इनकार कर दिया। वैसे तो तावीज़ की वजह से उसे काफ़ी ढारस थी, मगर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए गुलजार ने उसे अपने बिस्तर में सोने का कहा और ख़ुद उसकी चारपाई पर लेट गया। लेटते ही उसकी आंख लग गई। अभी उसे सोए हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि गपशप की तेज़ आवाज़ों से उसकी आंख खुल गई। वो छलांग लगाकर स्विच बोर्ड तक पहुंचा और बल्ब जला दिया। उसकी आंखें फैल गईं। कमरे के सामने वाली दीवार पर छत से नीचे की तरफ खून बह रहा था, जैसे किसी ने बाल्टी भर कर वहां उडेल दिया हो। दीवार से नजर हटाकर उसने अमन की तरफ देखा। वो सुकून से सोया हुआ था। गुलजार ने बेचैनी सी महसूस की। उसका दिल चाह रहा था अभी इस घर से निकलकर भाग जाए, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया और दुआ पढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद खून बहना बंद हो गया। गुलजार फिर से अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन उसने बल्ब बंद नहीं किया। अंधेरे के ख्याल से ही उसे वहशत हो रही थी। अगले 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए। चौथे दिन जब वो घर लौटे तो एक अजीब मंजर उनका वेट कर रहा था। सारे घर में गंदगी बिखरी हुई थी, जबकि बर्तनों और चूल्हों में भी गंदगी भरी हुई थी। घर की हालत देखकर वो दोनों परेशान हो गए। बहरहाल अब क्या हो सकता था। गुलजार जाकर एक सफाई करने वाले को बुला लाया। उसने एक मोटी रकम लेकर सारा घर साफ किया। वो बर्तन फेंक कर उन्होंने नए बर्तन खरीद लिए, और जब वो इन सब चीज़ों से फ्री हुए तो रात गहरी हो रही थी। अभी तो शुक्र इस बात का था कि कमरे में मौजूद चीज़ें या बिस्तर गंदा नहीं हुआ था,
बस फर्श पर गंदगी बिखरी थी जो उन्होंने साफ करवा ली। अमन उस रोज से गुलजार के बिस्तर पर ही सो रहा था। उसकी चारपाई पर बैठकर उसने संजीदगी से गुलजार से कहा, इससे पहले कि हमें कोई बड़ा नुकसान हो जाए, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। ये जिन बहुत जालिम और ताकतवर मालूम होते हैं। बजाय उन पर कोई असर होने के वो हमें और तंग करने लगे हैं। गुलजार खामोशी से सुनता रहा। बात तो उसकी बिल्कुल सही थी, मगर सबसे बड़ा मसला ये था कि इस घर को छोड़कर वो जाएंगे कहाँ। इस इलाके में कुंवारे लड़कों को घर बड़ी मुश्किल से मिला करता था। पहले भी बड़ी मुश्किल के बाद वो ये घर तलाश कर पाए थे। गुलजार ने कहा, हम एक कोशिश और करेंगे, हम किसी और आमिल का पता करेंगे। अगर फिर भी बात ना बन सकी तो ये घर खाली कर देंगे। अमन खामोश होकर लेट गया। अभी वो पूरी तरह नींद में डूबा नहीं था जब उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अमन ने जल्दी से आंखें खोल कर देखा, मगर कमरे में खूब अंधेरा था। हालांकि अब वो बल्ब जलता छोड़कर सोते थे। इससे पहले कि वो गुलजार को आवाज़ देता, किसी ने उसकी चारपाई उलट दी। उसके मुंह से चीख निकल गई। अब वो नीचे फर्श पर पड़ा था और चारपाई उसके ऊपर लदी हुई थी। तभी उसे गुलजार की आवाज़ सुनाई दी, अमन यार जरा ये चारपाई तो हटाओ। मुझे इस जिन ने जमीन पर फेंक दिया है। अमन ने घुटी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं खुद ही चारपाई के नीचे दबा हुआ हूँ। दोनों जवान लड़के थे। एक चारपाई का वजन होता ही कितना है, मगर उनसे अपने ऊपर लदी हुई चारपाई परे नहीं हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे चारपाई के ऊपर मनोवजन रख दिया गया हो। मजबूरन दोनों सारी रात नीचे फर्श पर बोझ तले पड़े रहे। सुबह जब फजर की अजान हुई तो चारपाई का बोझ खुद ब खुद खत्म हो गया। दोनों ने धकेलकर चारपाई दूर की और बाहर निकल आए। आज फिर काम से छुट्टी करके वो किसी आमिल की तलाश में निकले। सारा दिन वो किसी कामिल आमिल की तलाश में शहर में इधर उधर घूमते रहे। कई आमिल यूं तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मगर उनका दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। फिरते फिराते शाम को उन्हें एक ऐसा आमिल मिल ही गया जो अपने दावे की गारंटी दे रहा था, अगर आपका काम 100% पूरा ना करूं तो जितने पैसे आप बतौर फीस मुझे देंगे मैं दुगने आपको लौटा दूंगा। वो राजी हो गए और 1000 रुपये निकाल कर उसे थमा दिए। पापा जी, काम जल्दी हो जाना चाहिए, हम आइंदा चारपाई के नीचे दबना नहीं चाहते। लंबी सी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछों वाले हट्टे कट्टे शख्स ने उन्हें यकीन दिलाया कि 7 दिन के अंदर अंदर सब जिन्नात को या तो कैद कर लूंगा या फिर जला कर राख कर दूंगा। दोनों मुतमईन होकर घर को चल दिए। रास्ते में रुककर उन्होंने एक ढाबे से खाना खाया और शाम से पहले ही घर पहुंच गए। वो देखना चाहते थे कि आज उनके जाने के बाद जिन्नात ने घर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। धक धक करते दिल के साथ वो घर में दाखिल हुए। ये देखकर उनकी बाँछें खिल गईं कि घर साफ सुथरा था। अभी वो पूरी तरह खुश भी नहीं हुए थे कि घर में मिट्टी के ढेले बरसने लगे। वो दोनों बौखला कर वापस गली में भाग खड़े हुए। घर से कुछ फासले पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ढेले बरसना बंद हो गए थे। उन्हें इस तरह भागता देखकर गली के मर्दों ने वजह पूछना शुरू कर दी। उन्होंने सारी कहानी सुना दी। औरतें भी दरवाजों में से झांक झांक कर देख रही थीं। एक शख्स ने उन्हें मशवरा दिया कि जान से कीमती चीज़ कोई भी नहीं होती, वो ये घर छोड़ दें। तो गुलजार बोला, जनाब छोड़ तो दें, मगर फिर और कहाँ रहेंगे। वैसे तो हम शरीफ नौजवान हैं, मगर कोई भी कुंवारे लड़कों को अपना घर किराए पर नहीं देता। उन आदमियों में से एक ने कहा, हाँ भाई ये बात तो है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, हम मियाँ बीवी अकेले ही रहते हैं। एक कमरा खाली है, वो तुम ले लेना। मेरी अपनी कोई औलाद नहीं,
मगर औलाद का दर्द तो जानता हूं ना। तुम्हारे माँ बाप कितना परेशान होंगे तुम्हारे लिए। अमन और गुलजार इतने शुक्रगुजार हुए कि बेइख्तियार उस आदमी के हाथ चूम लिए। मालिक मकान भी मौजूद था, खामोशी से ये सब देखता रहा। दोनों भागम भाग घर में दाखिल हुए। ओ चिनो, सुन लो, हम तुम्हारा मकान खाली करके जा रहे हैं। अब हमें पत्थर मत मारना, बस सामान लेने आए हैं। गुलजार ने सहन में जाते ही ऊंची आवाज से कहा। मोहल्ले के आदमी भी साथ थे, सब हंसने लगे। मगर उसी वक्त कमरे में जबरदस्त धमाका हुआ। सब भागकर अंदर गए। छत की लकड़ियों को आग लगी हुई थी। उन्होंने अंधाधुंध सामान सहन में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ा सा सामान था, 2 मिनट में कमरा और फिर घर भी खाली हो गया। आसपास के घर वालों ने आग पर पानी फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन जितना पानी फेंकते आग उतना ही भड़कती, जैसे पानी के बजाय पेट्रोल फेंका गया हो। देखते ही देखते पूरा घर जलकर खाक हो गया। फिजा में इतनी दहशत फैली हुई थी कि लोग इस घर के करीब जाने से डर रहे थे। गुलजार और अमन ने शुक्रिया अदा किया कि वो बहुत बड़े नुकसान से बच गए थे। अगले दिन वो फिर से उस आमिल के पास पहुंच गए ताकि उससे अपने रुपए वापस ले सकें। लेकिन ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा न रही कि उस आमिल का घर भी बिल्कुल उसी तरह जला हुआ था जैसे कि खुद उनका जल गया था। उन दोनों ने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि अचानक ही आग भड़क उठी। बेचारे आमिल को निकल भागने का मौका तक न मिला और वो जलकर मर गया। दोनों उदास होकर वापस आ गए। रास्ते में एक सुनसान गली में एक लंबा सा खुरदरे चेहरे वाला अजीब सा आदमी खड़ा था। उसने उनका रास्ता रोक लिया। अगर आज के बाद तुमने हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश की तो वही हाल करूंगा जो उस आमिल का किया था। इसके साथ ही वो गायब हो गया। दोनों थर थर कांपते घर की तरफ भागे। उन्होंने कसम खा ली कि आइंदा वो उस घर के करीब से भी नहीं गुजरेंगे। वो जला हुआ मकान अब भी उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद है। उसके मालिक को भी दोबारा हिम्मत नहीं हुई उसे बनाने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।